हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस टीचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ठोस के बारे में, सॉलिड्स के बारे में। मेरा नाम है सावन सर और मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा यहाँ पे। और आने वाले समय में यदि मेरे पास समय रहा, मैं फ्री हुआ, तो मैं मैथ वगैरह आदि सब्जेक्ट्स भी आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। अगर आप हमारे वीडियोज़ को अंत तक देखते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और हमारे वीडियो को शेयर करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हम कुछ ऐसे पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स का यूज करते हैं जिससे जो है आप काफ़ी प्रभावित होंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मुझे लगता है कि शायद आपको इस तरह से कहीं और नहीं समझाया जाएगा और आपके लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठोस, सॉलिड्स। फ्रेंड्स, सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो इसका डेफिनेशन आपके सामने है। डेफिनेशन ये है कि सॉलिड वे होते हैं, यानी उसके बारे में है कि वे द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ, यानी मैटर की बात कर रहे हैं, वे द्रव्य जिनके घटक कण, घटक कण कहने का मतलब उसके जिन कणों से मिलकर कोई पदार्थ बना हो, छोटे छोटे कण, या तो वो परमाणु हो सकता है, या अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है, इसको हम लोग घटक कण कहते हैं। तो वे द्रव्य जिनके घटक कणों के बीच का अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल मतलब उसके घटक कणों के बीच में एक आकर्षण बल काम करता है, जिसको हम लोग अंतराण्विक बल कहते हैं, जो घटक कणों को जोड़ कर रखने का प्रयास करता है। अगर ये बहुत ही अधिक मजबूत होता है और साथ ही साथ जिनकी आकृति, आकार एवं आयतन सामान्यतः निश्चित होती है, ठोस कहलाते हैं। और ठोस का नीचे वाला जो ये सब बात है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ एक नई बात है, अंतराण्विक बल। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस पे, ये क्या होता है, पूरा 2D एनिमेशन के साथ आपको समझाएंगे, पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ हमने जो है ठोस का परिभाषा रखा, उसको आप अच्छे से पढ़िए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया कि ठोस के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हीरा, नमक, ग्रेफाइट, टाइटेनियम, ये सभी के सभी ठोस के उदाहरण हैं। ठोसों को और अच्छे से समझने के लिए हमें उसको जो है क्लासीफाई करके पढ़ना होगा, अलग अलग बांट के पढ़ना होगा, क्योंकि ठोस में भी बहुत तरह के ठोस होते हैं। तो अगर हम ठोसों का वर्गीकरण करना चाहें, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, तो उसमें आप देखेंगे कि ठोसों का वर्गीकरण निम्नलिखित दो प्रकार से किया जा सकता है, यानी दो भागों में उसको हम बांट सकते हैं। पहला है आपके सामने क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस, या जिसको हम लोग वास्तविक ठोस भी कहते हैं। इसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड या ट्रू सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्रिस्टलीय ठोस, बेरवादार ठोस, अवास्तविक ठोस, और इसको अंग्रेजी में नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमॉर्फस सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ हम लोग ठोसों को दो भाग में बांट सकते हैं, ये साफ साफ आपको दिख रहा है। चलिए हम लोग अब सबसे पहले समझेंगे क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, इसको अच्छे से समझते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस को समझने के लिए हम लोग जो है इसके डेफिनेशन को पहले देखते हैं, और आपके सामने मैं डेफिनेशन रख रहा हूँ कि क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं, वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण एक निश्चित एवं नियमित पैटर्न के अंतर्गत व्यवस्थित रहते हैं। देखिए यहाँ एक शब्द यूज किया गया है, पैटर्न। तो क्रिस्टलीय ठोस के जो घटक कण होते हैं, उनका अरेंजमेंट का जो व्यवस्था होता है, उनका जो अरेंजमेंट होता है, वो एक निश्चित पैटर्न के तहत होता है। पैटर्न कहने का मतलब, अगर शुरुआत के 2-4 अणु जिस पैटर्न को फॉलो करेंगे, आने वाले जितने भी अणु या जितने भी परमाणु या जितने भी आयन हैं, वे भी इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। जैसे मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहता हूँ। जैसे उदाहरण है, जैसे आपके सामने हीरा, ग्रेफाइट, धातु, साधारण नमक, क्रिस्टलीय क्वार्ट्ज, KCl, कॉपर सल्फेट बॉन्ड 5s2O, सिलिकॉन कार्बाइड, नैप्थलीन, बर्फ, फ्लोरीन इत्यादि, ये सभी के सभी क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जिसमें मैंने उदाहरण के लिए आपके सामने हीरे का स्ट्रक्चर यहाँ पे रखा है। अगर आप हीरे के स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो हीरा प्योर कार्बन का बना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये जो है ये आपको कार्बन एटम है। तो जरा गौर से देखिए, अगर हम इस कार्बन एटम की बात करें, ये वाला कार्बन एटम, तो ये वाला कार्बन एटम आपको अपने पड़ोसी 4 कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ है। 3 कार्बन एटम नीचे है, ठीक है, और एक कार्बन एटम ये बीच में है और एक ऊपर, यानी हीरे में प्रत्येक कार्बन एटम अपने पड़ोस के 4 कार्बन एटम से घिरा होता है, और इनका जो शेप होता है ये पिरामिड टाइप का होता है, ठीक है। तो ये आपको
आगे मैं और डिटेल में इसको समझाऊंगा। तो ज़रा गौर से देखिए, शुरुआत के जो कुछ एटम है जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ज़रा आप गौर से देखेंगे तो सभी के सभी एटम, चाहे हम इसकी बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ये भी जो है उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ये भी उसी पैटर्न को, और ये भी उसी पैटर्न को। देखिए, इसको कहते हैं हम लोग क्रिस्टलीय ठोस या असली ठोस। असली ठोस के जो अणु, परमाणु या आयन होते हैं वो एक खास ज्यामितीय या नियमित पैटर्न का फॉलो करते हैं और उसके अंतर्गत व्यवस्थित होते हैं। और यहाँ जो मैंने आपके सामने जो भी उदाहरण रखा है उसको आप याद कर जाइएगा। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा जैसे साधारण सा क्वेश्चन पूछ देगा कि साधारण नमक है या बर्फ है, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से जो है अगर आपको ये याद रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं क्रिस्टलीय ठोसों की विशेषताएं, यानी क्रिस्टलीय ठोसों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिन्हें हमें जाननी चाहिए। तो पहली विशेषता मैं आपके सामने यहाँ रखना चाहूँगा। पहला है कि इनके घटक कण एक निश्चित ज्यामितीय आकृति की पुनरावृत्ति के रूप में व्यवस्थित होते हैं। जैसे मैंने आपको हीरा के बारे में दिखाया, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति की पुनरावृत्ति होगी। अगर इनके घटक कण, कुछ शुरुआती घटक कण जो अगर क्यूब के रूप में है, घन के रूप में है, तो बाकी सभी के सभी घन के रूप में होंगे। पिरामिड के रूप में है तो बाकी सभी पिरामिड के रूप में होंगे। अगर प्लेनर व्यवस्था में तो सब के सब उसी व्यवस्था में होंगे। बहुत सारे व्यवस्थाएं आती है, HCP आती है, ABC टाइप, बहुत सारे पैटर्न्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो ये क्रिस्टलीय ठोस की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता ये है फ्रेंड्स कि इनके घटक कण दीर्घपरासी व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित होता है। दीर्घपरासी कहने का मतलब बहुत ही लॉन्ग रेंज में। अगर आप इसके अंदर झांक कर देखेंगे, जैसे हीरे के अंदर, तो कार्बन परमाणुओं का जो जाल है वो बहुत लंबा फैला होगा उसके अंदर। अगर उस दुनिया में आप जाएंगे उतना छोटा हो जाएंगे। यदि आपका साइज एटम के बराबर हो जाए और अगर आप उस हीरे के अंदर अगर आप घुस जाओ तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है। दीर्घपरासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। और ये जो होते हैं फ्रेंड्स, ये दृढ़ और असंपीड्य होते हैं। दृढ़ और असंपीड्य कहने का मतलब ये काफ़ी दृढ़ होते हैं, यानी कठोर महसूस होते हैं। और असंपीड्य मतलब जनरली जो ठोस होते हैं उनको अगर आप दाबेंगे, क्रिस्टलीय ठोस को, तो वो नहीं दबेगा, या उनको अगर आप प्रेशर डालेंगे या उस पर आघात करेंगे तो फिर से अपने शेप में आने का प्रयास करेगा, यानी उसमें जो है असंपीड्य, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। जैसे हीरा को आप कितना भी प्रेस करोगे, आप हाइड्रोलिक प्रेशर में रख के उसको दबा भी दोगे, तो आप देख लेना यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज है जिसमें आप देखोगे कि हीरा लोहे के चबूतरे में धंस जाता है। नीचे लोहे का चबूतरा है, बीच में हीरा है और ऊपर से एक और लोहे का बड़ा सा जो है आकृति उसको आकर दबा रहा है, और आप देखोगे कि हीरा का बाल भी बांका नहीं होता, हीरा उल्टे धंस जाता है, क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, काफ़ी दृढ़ होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं ये। तो इस बात का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगली विशेषता है कि इनकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। अगर आप किसी धातु पे जोर से वार कर दोगे, जैसे घंटी वगैरह बजाते हैं, तो देखते हो कि उसका शेप बिगड़ता नहीं है जनरली, और फिर से जो है बहुत सारे ऐसे धातु है जो फिर से अपने शेप में आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ठोस है जिस पे आप आघात करोगे या उसको दबाने का प्रयास करोगे तो थोड़ा, यानी बहुत ही एटॉमिक स्तर पे उनके जो घटक कण है थोड़ा सा अपने जगह से हिलते हैं, या वे अपनी पोजीशन पे कंपन करते हैं। वे ज़्यादा ना दूर जाते हैं ना ज़्यादा बाहर आ पाते हैं, वे अपनी स्थिति पे कंपन करते हैं और फिर कंपन रुक के वो फिर वहीं आ जाते हैं, यानी उनमें इलास्टिसिटी का गुण होता है। ठोस इलास्टिक होते हैं, वो अपनी आकृति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वहीं अगर हम बात करें अगले गुण की, तो इनका गलनांक काफ़ी ऊंचा होता है। अगर हीरो को गलाना हो तो हीरा को गलाने के लिए आपको कई हजार डिग्री सेल्सियस चाहिए, लोहा को गलाने के लिए कई हजार डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो इनको जो है क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है वो बहुत ही ऊंचा होता है। इनका शीतलन वक्र भी असतत होता है। शीतलन वक्र मतलब जैसे उसको हम गर्म कर दें और गर्म करने के बाद छोड़ दें, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ समय और ताप भर से समय का ग्राफ है। तो जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे ताप गिर रहा है, लेकिन ताप एक खास पैटर्न में। तो आप देख सकते हैं कि समय के साथ ताप में परिवर्तन का जो ग्राफ है वो असतत है। असतत मतलब कंटिन्यूअस नहीं है,
ये कभी एकाएक तेजी से गिरता है, फिर स्लो, फिर तेजी से गिरता है। यानी कहने का मतलब ये जो टेम्परेचर है गिरने का, इसका गिरने का जो दर है वो समान नहीं रहता है समय के सापेक्ष। आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों की एक और अगर हम बात करें विशेषता की, तो ये विषमदैशिक होते हैं, या इसको हम लोग असमदैशिक भी कह सकते हैं। विषमदैशिक या असमदैशिक का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, ये जो ठोस होते हैं, ये भौतिक गुणों की अगर हम बात करें इनकी, तो असमदैशिक या विषमदैशिक का मतलब होता है, अर्थात क्रिस्टलीय ठोसों में भौतिक गुणों जैसे कि विद्युत चालकता, ऊष्मीय चालकता, घनत्व इत्यादि का मापन हम भिन्न भिन्न दिशाओं से करेंगे तो हमें भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं। यानी किसी क्रिस्टलीय ठोस को ले और उसमें किसी एक पॉइंट पे अगर आप अलग अलग दिशा से उसके विद्युत चालकता, उसके जो है ऊष्मीय चालकता, उसका जो है घनत्व आदि, इन सब भौतिक गुणों का यदि आप अध्ययन करेंगे तो भिन्न भिन्न दिशाओं से ये भौतिक गुण आपको भिन्न भिन्न मान प्राप्त होंगे। इसको हम लोग विषमदैशिक या असमदैशिकता भी कहते हैं। तो इस गुण को आप याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है। अगली जो विशेषता है वो ये है कि तेज धार वाले औजारों से काटने पर क्रिस्टलीय ठोस इस प्रकार से विदलित मतलब इस प्रकार से चटकते हैं, जिसको ना चटकाना कहते हैं। तो उसको आप काटोगे ना तो वो अलग हो जाएगा, टूटेगा, कि जो नई सतह बनती है वो भी काफ़ी सपाट और चिकनी होती है। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ एनिमेशन रखता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये आपके सामने स्क्रीन पे एक क्रिस्टल है, ठीक है, इसका रंग पर्पल कलर का है। इस क्रिस्टल को यदि हम काट देंगे चाकू से बीचों बीच, तो काटने के बाद जो नई सतह है, जो नई जनित सतह हमें प्राप्त हो, जैसे ये वाला जो सतह है, ये एकदम सपाट और चिकनी होंगी, आसानी से जो है आप उसको देख सकते हैं। हीरो को भी काटा जाता है एंगल पे, तो इसी तरह से कटता है। बहुत सारे क्रिस्टल्स को आप लेके देखिएगा, आप काट के प्रयास कीजिएगा, जब उनको आप काटने का प्रयास कीजिएगा बहुत सारे क्रिस्टलीय ठोस को, तो वो एक खास एंगल पे कटते हैं, और जब वो कट जाएंगे तेज धार वाले हथियारों से तो वो चटकते हैं, यानी अलग होते हैं। और अलग होने के समय उनका जो सतह होता है, नया वाला जो सतह बनता है, वो भी सपाट और चिकना होता है। ये उनका एक गुण होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे मैं आपके सामने जो है क्रिस्टलीय ठोस की एक और विशेषता रखना चाहता हूँ कि क्रिस्टलीय ठोस लघु क्रिस्टलों की बृहद संख्या का समूह होते हैं। यानी एक क्रिस्टलीय ठोस जिसको आपके हाथ में मान लेते हैं एक छोटा सा क्रिस्टल है, जैसे यहाँ आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये पर्पल कलर का एक क्रिस्टल है। तो इस क्रिस्टल को अगर आप अंदर गौर से देखेंगे, इसके अंदर अच्छे से अगर इसका स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि जैसा इसका शेप है, ठीक उसी शेप में इसके अंदर बहुत सारे क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। ये बहुत अनगिनत असंख्य क्रिस्टलों से मिलकर बना हुआ एक क्रिस्टल है। जैसे अगर आप इसको देखें कि ये आपके सामने जैसे एक क्रिस्टल है, अगर हम इसको थोड़ा सीधा करके घुमा कर देखें तो आपके सामने दिख रहा होगा ये क्यूबिक शेप में, क्यूबिक मतलब घनाकार शेप में है, घन के रूप में है। घन तो आप समझते होंगे, मैथ पढ़ते हैं आप लोग। तो यहाँ मैं इसको और अच्छे समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये हमारे सामने एक क्रिस्टल था, उसको हम लोग थोड़ा सीधा किए तो हम पाए कि अरे इसका शेप तो क्यूबिक है, घनाकार है। इसका मतलब इसका जो अभी ये शेप है, इसके अंदर भी ऐसे ही क्यूबिक शेप वाले बहुत सारे क्रिस्टल होंगे, असंख्य क्रिस्टल होंगे। अगर हम इसको जूम करके कोई ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हम किसी क्रिस्टल के अंदर झांक सके, उसके अणुओं को, उसके घटक कणों को देख सके, तो हम पाएंगे कि अगर मान लेते हैं इस छोटे से एरिया में अगर हम झांकें तो हम पाएंगे कि यहाँ के जो अणु है या इसके जो घटक कण है वो कुछ इस तरह से अरेंज है। देख रहे हैं, जैसा इसका शेप है ठीक उसी तरह से इसके घटक कण भी शेप में जो है क्यूबिक रूप में अरेंज है। और इसके एक छोटे से भाग को अगर हम निकालें, अगर 4 4 8 की हम बात करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे फ्रेंड्स 8 घटक कणों को ले तो उनका भी शेप क्यूबिक है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे क्यूबिक शेप वाले यानी घनाकार शेप वाले अणुओं से ये वाला भाग बना है। और ये वाला जो भाग है इसका एक छोटा सा भाग है, और ये ऐसे ऐसे बहुत सारे भाग से मिलकर ये वाला पूरा का पूरा क्रिस्टल बना है। यानी एक क्रिस्टल लघु क्रिस्टलों का जो है क्या होता है, कलेक्शन होता है, बहुत छोटे छोटे लघु क्रिस्टलों से मिलकर बना होता है। एक क्रिस्टल का जो शेप होता है उसके अंतर जो है उनके घटक कणों का भी शेप लगभग उसी के जैसा होता है।
और आगे है क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण की अगर हम बात कर ले, अगर क्रिस्टलीय ठोसों को भी अगर हम बांटना चाहें, हमने ठोस को बांटा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में, अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण करेंगे। तो दोस्तों क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण आप इस तरह से कर सकते हैं, जिसमें पहला आपका वर्गीकरण है फ्रेंड्स, जिसमें हमारा है आणविक ठोस यानी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, दूसरा है आयनिक ठोस जिसको हम लोग आयनिक क्रिस्टल कहते हैं, तीसरा है धात्विक ठोस यानी मेटालिक क्रिस्टल, और चौथा है सहसंयोजन ठोस यानी कोवैलेंट क्रिस्टल। अब बारी बारी से सभी ये क्रिस्टलीय ठोस के जितने भी चारों प्रकार हैं इन सबको अच्छे से समझेंगे अगले वीडियो में या इससे अगले वाले भी वीडियो में, क्योंकि इसके अगले वीडियो में मैं आपको अंतराण्विक बल समझाने वाला हूँ। अंतराण्विक बल कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पे, उन्हीं बलों के आधार पे यहाँ पे ये सब टाइप्स बनाए गए हैं। ठीक है कि जैसे आणविक ठोस है तो उसमें कौन सा अंतराण्विक बल लगता है, उनके घटक कणों के बीच, आयनिक ठोस के बीच कैसा लगता है, धात्विक ठोस के बीच कैसा, सहसंयोजन ठोस के बीच कैसा, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनकी गुण क्या होते हैं, सभी को डिटेल से अच्छे से एनिमेशन के साथ समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।